लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा के साथ मैं राखी जैन। आज चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं उस राज्य में जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि पहचान, विचारधारा और सामाजिक न्याय की लंबी परंपरा का हिस्सा है। ये है तमिलनाडु, जहां 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है और 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इन तारीखों से पहले ही राज्य की सियासत अपने चरम पर है और चुनावी मैदान पूरी तरह सज चुका है। तमिलनाडु की राजनीति को समझना दरअसल भारत की क्षेत्रीय राजनीति को समझना है। यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि विचारधाराओं के बीच लड़ा जाता है। द्रविड़ आंदोलन की विरासत ने इस राज्य की राजनीति को एक अलग पहचान दी है, जहां भाषा, संस्कृति और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे हमेशा केंद्र में रहे हैं। यही वजह है कि पिछले करीब 6 दशकों से राज्य की राजनीति मुख्य रूप से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सिमटी रही है। लेकिन 2026 का चुनाव इस परंपरा के बीच एक नया मोड़ लेकर आया है। एक तरफ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके सत्ता में है, जो अपने गठबंधन के साथ लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन के जरिए वापसी का सपना देख रही है। और तीसरी ओर अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके, जो इस चुनाव में पहली बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। इस बार का चुनाव पूरी तरह गठबंधनों के गणित पर टिका हुआ है। एनडीए खेमे में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रस्तावित फार्मूले के अनुसार एआईएडीएमके लगभग 170 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी को 25 से 29 सीटें मिलने की संभावना है। पीएमके और एएमएमके जैसे सहयोगी दलों को भी सीटें दी जा रही हैं। ये दिखाता है कि एनडीए इस बार एक व्यापक सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली और चेन्नई के बीच लगातार हो रही बैठकों से ये साफ है कि ये गठबंधन सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश कर रहा है। एआईएडीएमके नेतृत्व इस बार खुद को डीएमके के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश करना चाहता है और बीजेपी इसके साथ मिलकर अपने विस्तार की जमीन तलाश रही है। दूसरी ओर डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कुछ खींचतान जरूर देखने को मिल रही है। डीएमके अब तक अपने सहयोगियों को 43 सीटें आवंटित कर चुकी है, जिसमें कांग्रेस को 28 सीटें मिली हैं। इसके अलावा वाम दल और अन्य क्षेत्रीय दल भी इस गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन छोटे सहयोगी दलों की नाराजगी ये संकेत देती है कि गठबंधन के भीतर संतुलन बनाए रखना डीएमके के लिए एक चुनौती है। इसी बीच अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। विजय ने साफ कर दिया है वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने खुद को जनता की टीम बताते हुए दावा किया है कि उनकी पार्टी सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या तमिलनाडु जैसे मजबूत राजनीतिक ढांचे में एक नई पार्टी बिना गठबंधन की जगह बना पाएगी? विश्लेषकों का मानना है कि विजय की लोकप्रियता खासकर युवाओं और शहरी मतदाताओं के बीच असर डाल सकती है, लेकिन इसे सीटों में बदलना उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। अब अगर इस चुनाव के असली मुद्दों की बात करें तो तमिलनाडु में चुनाव हमेशा काम और नीतियों के आधार पर तय होता है। डीएमके सरकार इस बार अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच आ रही है। सामाजिक कल्याण योजनाएं, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार जैसे मुद्दे सरकार के मुख्य चुनावी हथियार हैं। सरकार का दावा है कि उसने आम लोगों के जीवन में ठोस बदलाव किया है और यही उसका सबसे बड़ा चुनावी आधार है। खासकर महिलाओं और गरीब वर्ग के बीच इन योजनाओं का असर साफ दिखाई देता है। लेकिन विपक्ष इन दावों को चुनौती दे रहा है। एआईएडीएमके और बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमजोरी और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
उनका कहना है कि सरकार का ध्यान विकास से ज्यादा राजनीति पर है और रोजगार जैसे मुद्दों पर वो अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। रोजगार इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तमिलनाडु औद्योगिक रूप से विकसित राज्य जरूर है, लेकिन युवाओं के बीच नौकरी और अवसर को लेकर असंतोष भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही महंगाई और मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति भी एक अहम चुनावी मुद्दा है। एक और बड़ा मुद्दा है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। डीएमके लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के अधिकारों में दखल दे रही है। वहीं एनडीए गठबंधन इसे विकास और सहयोग के नजरिए से पेश कर रहा है। अगर जनता की मूड को समझें तो ये साफ है कि मतदाता पूरी तरह एक तरफा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में सरकार की योजनाओं का असर ज्यादा दिखाई देता है और वहां संतुष्टि का स्तर अपेक्षाकृत बेहतर है। खासकर महिलाएं और गरीब वर्ग सरकार के समर्थन में नजर आते हैं। वहीं शहरी इलाकों में एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। यहाँ रोजगार, आर्थिक अवसर और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन पर सरकार को चुनौती मिलती नजर आती है। यानी तमिलनाडु का मतदाता इस बार भी सोच समझकर फैसला लेने की स्थिति में है। वो भावनाओं से ज्यादा काम और मुद्दों को प्राथमिकता देता है और यही इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। अगर पूरे चुनाव को एक व्यापक नजरिए से देखें तो ये 3 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। पहला, सत्ता बनाम बदलाव, जहां डीएमके अपनी उपलब्धियों के आधार पर सत्ता बनाए रखना चाहती है और एनडीए गठबंधन बदलाव का संदेश दे रहा है। दूसरा, गठबंधन बनाम संगठन, जहां दोनों पक्ष अपने अपने सहयोगियों को साधने में लगे हैं। और तीसरा, नई राजनीति बनाम स्थापित ढांचा, जहां विजय की पार्टी इस पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु का ये चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या द्रविड़ राजनीति का पारंपरिक ढांचा बरकरार रहेगा या उसमें कोई नया बदलाव आएगा? क्या एमके स्टालिन अपनी सरकार बचा पाएंगे? क्या एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन वापसी करेगा या विजय की एंट्री राजनीति में नया अध्याय लिखेगी? इन सभी सवालों का जवाब अब जनता के हाथ में है और हम इस पूरे चुनावी सफर को आपके साथ साझा करते रहेंगे, चुनावी यात्रा में हर दिन हर अपडेट के साथ। फिलहाल चुनावी यात्रा में इतना ही। सुनते रहिए, देखते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।